नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। जैसा कि सब जान रहे हैं, अभी देश में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, एक महाराष्ट्र और दूसरा झारखंड। झारखंड में जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार है, वो दोबारा से अपने चुने जाने का दावा कर रही है। वहीं जहां एनडीए चुनाव लड़ रही है, जो भाजपा उसका नेतृत्व कर रही है, ये इस बार दावा कर रही है परिवर्तन होगा। ऐसे में झारखंड चुनाव के क्या समीकरण है, किसके पास लीड है और क्या राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां हैं, इसके अलावा कौन से मुद्दे हैं जो वहां उठाए जा रहे हैं और कौन से जनता के सवाल है जो एक्चुअल में किसी भी पार्टी द्वारा नहीं उठाए जा रहे हैं, वहां इन सारी परिस्थितियों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सोरेन साहब, जो कि रांची प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा संथाली भाषा में वो अपना एक न्यूज़ चैनल भी चला रहे हैं। तो आज हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे जो जो स्थितियां बनी हैं, क्या स्थितियां हैं और जो सवालात हैं वो किन सवालातों पर चुनाव हो रहे हैं। सुरेंद्र जी, न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी जैसे झारखंड चुनाव बिल्कुल अब अंतिम दौर में है और वोट 23 तारीख को चुनाव परिणाम आने हैं। सर, आपसे सबसे पहला सवाल तो यही, जो आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और ये बाकी चुनावों से कैसे अलग है और किन मुद्दों पर चुनाव होता हुआ देख पा रहे हैं आप? देखिए, वैसे भी झारखंड के चुनाव इस तरह से होते हैं कि आप इसके लिए बहुत पहले कुछ बता पाना मुश्किल होता है, क्योंकि स्थिति बिल्कुल आधी आधी बटी होती है। झारखंड यूं तो है ट्राइबल स्टेट के रूप में जाना जाता है, पर यहाँ जो बाहर से आई हुई पॉपुलेशन है, नौकरियों के लिए आए, रोजगार के लिए आए। अब ये ऐसा नहीं कि अभी अभी वो आए हैं, झारखंड बनने के बाद आए, बल्कि चूंकि ये बिहार का हिस्सा था तो बिहार के बड़ी तादाद में लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ आप झारखंडी में एक तो झारखंड के आदिवासी और दूसरे जो झारखंड के गैर आदिवासी और बनाम गैर झारखंडी, इस इन तीन हिस्सों में बात करके आपको झारखंड को देखना होगा। और तब फिर आपको ये कैलकुलेशन निकालनी होगी कि कौन सी सीट पर किनका पल्ला भारी है। जैसे कि अभी तक का जो चुनावी नतीजा रहा है, वो जो पहली बार चुनाव हुई थी 2000 में, वो बिहार का ही वक्त था। और इसके बाद फिर 2005 में झारखंड का पहला जो इलेक्शन हुआ था। तो अभी की सिचुएशन में 2019 की जो फिगर है, हेमंत सोरेन की 30 सीटें, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की 30 सीटें, वो अपने मैक्सिमम लेवल पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है। यानी 30 31 32 नहीं हो सकता, ये जरूर हो सकता है कि 28 29 हो जाए, एक दो सीटें कम हो जाए, क्योंकि मुझे कोई नई सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतने जा रही है, मुझे ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ये जरूर है कि बीजेपी की जो 25 सीटें हैं, अब बाबूलाल मरांडी को मिला के वो 26 हो जाती है, और एनडीए को मिला ले तो वो 29 हो जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों के पास, यानी जो दो बड़ी पार्टियां हैं, एक क्षेत्रीय पार्टी है और एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो दोनों पार्टियों के पास वो बहुमत के आंकड़े 41 वो दिखाई नहीं दे रहा। यानी गठबंधन में भी हम अगर चले जाते हैं तो कांग्रेस, लेफ्ट और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, ये इनकी जो मौजूदा सरकार, इनको मिलाकर के 47 का आंकड़ा है। दूसरी तरफ इधर हमने कहा कि आजसू और बीजेपी का जो और आंकड़ा है, जेडीयू को भी 2 सीटें दी हैं उन्होंने। जेडीयू को 2 सीटें दी है। मैं जो 2019 की जो परिणाम है, मैं हाँ, उसकी हाँ। बात कर रहा हूँ। तो जी। उसमें बहुत ज्यादा मुझे बहुत संभावनाएं नहीं दिख रही है कि बीजेपी 25 से वो पहुंच जाएगी 35, क्योंकि वैसी परिस्थिति अभी नहीं है कि वो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी सरकार के अगेंस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ये है कि बीजेपी अपनी 25 से 30 सीटों के बीच में ही सिमट जाएगी। तो सरकार बनाने के लिए दोनों गठबंधनों को, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन को भी और बीजेपी के गठबंधन को भी, जो गठबंधन दल है वो कितना सीट ला करके इन्हें सपोर्ट कर पाते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या एनडीए की सरकार बनेगी। जी सर, इस चुनाव में जो मेजर इश्यूज क्या है? क्योंकि झारखंड में बहुत लंबे समय तक स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी बहुत, क्योंकि अब तो बता रहे 35% आबादी प्रवासी है, तो ये बड़ा एक रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ बदलता हुआ चीज दिख रहा है क्या? जो मुद्दे जो पहले ट्रेडिशनली थे वही हैं या कुछ बदलाव हुआ है मुद्दों के स्तर पर?
देखिए, पिछले 2019 के मुद्दे को लेकर ही, जिस मुद्दों को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ी थी, वो था स्थानीय नीति, यानी 1932 के खतियान और खतियान स्थानीय वाला। नीति। हाँ, खतियान वाले मैटर पे जिसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उतनी ज्यादा सीटें मैक्सिमम लेवल तक उनके पिता शिबू सोरेन भी लेकर नहीं पहुंचे थे, जो हेमंत सोरेन लेकर के पहुंच गए। इस बार वो मुद्दा मंच पर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। ये अलग बात है कि घोषणा पत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसका जिक्र जरूर किया है, लेकिन मंच पर वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। मंच पर दिखाई पड़ रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा मुद्दा बना रही है कि 1,36,000 करोड़ जो जो केंद्र के पास बकाया है जी। झारखंड के रॉयल्टी के रूप में, लैंड कंपनसेशन के रूप में जो राशि बकाया है, जिसको लेकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उस मुद्दे को उठा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। तो जो जमीनी मुद्दे हैं, जिस पर झारखंड की राजनीति टिकी हुई है, पेशा कानून, फिफ्थ शेड्यूल, सरना धर्म कोड, विल्किंसन रूल, ऐसे ऐसी बातों को लेकर के जो ट्राइबल सेंटिमेंट को टच करने वाले जो मुद्दे हैं, पूरे 5 साल इन मुद्दों को लेकर के ट्राइबल ग्रुप्स आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन, रैलियां, गोष्ठियां, सब कुछ करती है। लेकिन इलेक्शन के वक्त ये सारे मुद्दे इस बार भी ना दिखाई दिए, और इससे पहले के चुनाव में भी ये मुद्दे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ते। जी सर, लेकिन जैसे पिछले चुनावों में 2014 और 19 दो ऐसे चुनाव हुए जहां लगा जनता ने जो मैंडेट दिया है वो एक स्थिर मैंडेट था। गठबंधनों के स्तर पर देखें तो उससे पहले लगातार एक अस्थिरता की स्थिति झारखंड में रहती थी। तो इस बार की जो स्थिति है उसमें आप कैसे देख रहे हैं, जो कि जो मुख्य विपक्षी दल है भाजपा, वो पूरी तरीके से इस चुनाव को घुसपैठियों के सवाल पर लड़ने की कोशिश कर रही है और देखिए, खासकर वो कम्युनल रंग दे रही है, तो वो इशू है क्या ग्राउंड पे? अ, देखिए, बांग्लादेश के घुसपैठ का मुद्दा है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। ना सिर्फ मुद्दा है, बल्कि कुछ मामले भी हैं। लेकिन उसे आप एकदम स्पेसिफिक उसके लिए झारखंड सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और ऐसा भी नहीं है कि सारे बांग्लादेशी जो है वो झारखंड में ही आकर बस गए हैं। वो पश्चिम बंगाल में नहीं है, वो असम में नहीं है, या दूसरी जो पड़ोसी राज्य हैं उन राज्यों में नहीं है। वो भारत के अलग अलग हिस्सों में भी हो सकते हैं। तो ये मुद्दा सिर्फ वहां, क्योंकि झारखंड में दो तरीके से चुनाव लड़े जा रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी अपने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आ रही है, एक क्षेत्रीय पार्टी है जो क्षेत्रीय मुद्दे उठा रही है। क्षेत्रीय मुद्दों पर वो पार्टी चुनाव लड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में अब राष्ट्रीय पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दा ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठा रखा है, बांग्लादेशी घुसपैठ। क्योंकि संथाल परगना में जो बीजेपी की जो स्थिति है, वो इस बार थोड़ी अच्छी स्कोर जरूर कर सकती है वोट की संख्या के हिसाब से। आ, दो चार हो सकता है कि नई सीटें भी वो इस बार जीत जाए। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा स्कोप संथाल परगना के 18 जो विधानसभा क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में बीजेपी के लिए मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही है। मतलब कुछ नई सीटों, जैसे देवघर है, सारठ है, राजमहल है, जो जो सीटें वो पहले जीत चुके हैं, इन सीटों को छोड़ करके यह भी तय है कि उन 18 सीटों में जो जो ज्यादा सीटें लेकर आएगा, सरकार उनकी ही बनी है। अब तक यही राजनीतिक इतिहास झारखंड का बता रहा है। लेकिन एक से मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, गठबंधन के स्तर पर भी देखें तो जब शुरुआत में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो या बहुत सारी चीजें हुई तो एनडीए उसमें थोड़ा सा स्मूथ दिखा, जो बहुत आसानी से वो चीजें करके निकल गया। जबकि इंडिया गठबंधन की पार्टियों में आखिरी आखिरी तक रसाकसी चलती रही। तो ये सब कारण फैक्टर इस चुनाव में है, या चुनाव अभी आपको लग रहा है या तीसरी कोई शक्ति है जो चुनाव को प्रभावित कर रहा है, या चुनाव अब बाइपोलर है? आ, मैं वही देख रहा था कि तकरीबन 10 सीटें ऐसी है। अब चूंकि सेकंड फेज की पोलिंग होने हैं 20 नवंबर को। तो हम्म। 20 नवंबर की जो 38 सीटों पर जहां पोलिंग होनी है, 10 सीटें ऐसी हैं जहां ट्रायंगल फाइट है। हम्म। बाकी जगह आमने सामने का मुकाबला है। तो ये जो ट्रायंगल फाइट की जो सिचुएशन बनी है, वो सिचुएशन दरअसल गठबंधन
के ठीक से गांठें ना बंद पाने की वजह से ही है। अब आप फॉर एग्जांपल ले लें कि लेफ्ट ने वहाँ बाबूलाल मरांडी, जहां राजधनवाद विधानसभा सीट से वो लड़ते हैं, वहां लेफ्ट ने वो सीटें गठबंधन में मांगी थी, लेकिन लेफ्ट ने उन्हें नहीं दिया। मतलब इंडिया गठबंधन में वो सीटें उन्हें नहीं मिली, तो वहां उन्होंने अपना कैंडिडेट राजकुमार यादव को खड़ा कर दिया। तो वहां वहां त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले की जहां का सिचुएशन बन रही है, वहां बीजेपी के लिए थोड़ा फायदा हो जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन इंटैक्ट अगर रहती, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ लड़ने में या बीजेपी के साथ मुकाबले में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन पे रहती। लेकिन स्थिति यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अगर बहुत ज्यादा देख ले तो 50 सीटों से ज्यादा की कैपेसिटी इनके लीडर्स में वैसे चेहरे ही नहीं है जिन्हें वो अलग अलग नई नई सीटों पर वो उतार सके। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति जमीनी स्तर पर कमजोर है। कांग्रेस राजद की स्थिति अगर हम देख ले तो जमीनी स्तर पर कमजोर है। लेफ्ट कुछ सीटों में इनके वर्कर्स, अगर इनका मार्क्सिस्ट के साथ कोलैबोरेशन नहीं होता, मार्क्सवादी समन्वय समिति के साथ, जिसके विधायक थे अरूप चटर्जी निरसा हम्म। विधानसभा से, तो अगर उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं होता तो लेफ्ट एक या मैक्सिमम 2 सीटों पर अपना क्लेम कर सकती थी। तो मार्क्सिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद इन्होंने सिंदरी सीट गठबंधन के तहत ले लिए, निरसा ले ली, बगोदर ले लिए। तो इस तरीके से जो सीटों का वितरण हुआ है, तो वहां पार्टियों ने अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टी के लीडर के लिए थोड़ी और सेक्रीफाइस अगर वो करते, तो शायद इंडिया गठबंधन और थोड़ी मजबूत होती। और उम्मीदवारों की घोषणा में आखिरी आखिरी वक्त तक इंडिया गठबंधन ने इंतजार किया है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का थोड़ा शायद नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है। तीसरा कोई ताकत दिख रहा है क्या जो इन दोनों गठबंधनों के अलग, जैसे जेवीपी हो गया या और भी कोई दल, छोटे दल हैं, उनकी कुछ असर है क्या, कुछ सीटों पर प्रभावित कर रहे हैं क्या वो लोग? देखिए, कुछ सीटें नहीं बल्कि अच्छी खासी सीटों में प्रभावित करने वाली है जयराम महतो की पार्टी। बिल्कुल। महज 3 साल पहले, 3 भी नहीं कहता, वो 2 साल पहले जब स्थानीय नीति और रोजगार को लेकर के ये आंदोलन शुरू होता है, और अ, इतनी तेजी से जयराम महतो उभरे हैं। अ, कई लोग अलग अलग इसका आकलन निकालते हैं, लेकिन हम जो फील्ड में उनकी जो स्ट्रेंथ देख रहे हैं, यूथ उनके साथ है, और एक महतो, कुर्मी महतो जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी उनके साथ खड़ी हो गई। आजसू के साथ बीजेपी के गठबंधन करने की सबसे बड़ी वजह यही रही कि जो झारखंड के मूलवासी हैं, कुर्मी महतो हैं, उनका वोट बैंक आजसू के रूप में बिल्कुल माना रिप्रेजेंट जाता करते रहा हैं। है झारखंड। हाँ, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि आजसू से ज्यादा अच्छी स्थिति में जयराम महतो आ गया है, यानी उस वोट बैंक को लेकर के। तो जयराम महतो अगर आ, वैसे तो 10 सीटों पर मुझे उसकी अच्छी खासी ताकत मुझे नजर आ रही है, लेकिन 5 सीटों को वो सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं। वहां इनका जो चुनाव चिन्ह है वो कैंची है, झारखंड JKLM, झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा। तो ये इनके 5 उम्मीदवार अगर जीत जाते हैं तो इससे बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं होगी। और इनके सिंबल के अनुरूप कैंची जो है वो दोनों की काटेंगे, यानी एनडीए के उम्मीदवार की भी काटेंगे और इंडिया के उम्मीदवार की भी काटेंगे। सर एक आखिरी आखिरी, क्योंकि अब समय आप कम है, तो इसमें सर ऐसे कौन से सवाल हैं जो आप फील्ड पे जा रहे हैं या लोगों से बात करते हैं जो जेन्युइन इश्यूज हैं इस जमीन के ऊपर, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में या चुनावी अभियान में वो दिख नहीं रहे, लेकिन राज्य के लिए और जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिन पर बात होनी चाहिए और बात नहीं हो पा रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो इशू है, इसे हर बार एड्रेस किया जाता है घोषणा पत्र में, इसे शामिल भी किया जाता है कि अ, सरकार ये करना चाहती है या पॉलिटिकल पार्टी ये करना चाह रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है रोजगार का, वो हम्म। मैं सरकारी नौकरियों से मेरा तात्पर्य नहीं है, क्योंकि अब जो अब जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनके प्राकृतिक संसाधन कम होते चले गए हैं। पहले उनकी जल जंगल जमीन पर जो निर्भरता थी, तो उनके पास जंगल भी हुआ करते थे, खेत भी थी, अच्छी आबो हवा थी, अच्छी बारिश होती थी, क्योंकि यहाँ सिंचाई की झारखंड में
सुविधा नाम मात्र की है। जैसे बिहार में हम देखते हैं कि सिंचाई की इतनी सुविधा है कि अगर मौसम में बारिश बारिश नहीं हुई तो वो पटवन करके अच्छी फसलें उगा लेते हैं। झारखंड की स्थिति वैसी नहीं है। तो अब जब उनके पास जो प्राकृतिक संसाधन है, उन पर जब वो उनकी जीविका पूरी तरह अब चल नहीं पा रही है गाड़ी, तो वैसी परिस्थिति में उनके लिए रोजगार, और यही वजह है कि झारखंड में बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। यही बड़ी विडंबना है कि इतने औद्योगिक क्षेत्र के होने के बावजूद धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर, तीन शहर तो उद्योगों और खनिज की वजह से ही जाना जाता है। तो इतने चीजों के होने के बावजूद भी वहां लोकल एकोमोडेट नहीं हो पा रहे, लोकल को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या लोकल के लिए रोजगार जनरेट नहीं कर पा रहे। इसलिए हेमंत सोरेन की सरकार ने एक नीति लाई थी कि आपको 70-75% आपको स्थानीय लोगों को अपने कंपनियों में नौकरी देनी है। ये इसलिए कि बाहर के लोग यहाँ की कंपनियों में काम करने चले आ रहे हैं और यहाँ के लोग दूसरी बाहर की कंपनियों में काम करने जा रहे हैं। तो यह सिचुएशन जो है, ये सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है झारखंड के लिए है, जो प्लान के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है कि आने वाली सरकार को इस पर गंभीरता से काम करनी चाहिए, ना सिर्फ अपनी घोषणा पत्र में इसे शामिल करके या फिर मंच पर सिर्फ अपने भाषणों में बोल करके इन मुद्दों को सुलझाया नहीं जा सकता। जैसे दिल्ली में हम लोग बैठे हैं तो यहाँ दो बड़े नेता जो जेएम छोड़ के गए, एक तो हेमंत सोरेन साहब की भाभी जी और उनके चंपई सोरेन साहब। तो ये जो बागियों का है फैक्टर कितना है? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। बहुत ज्यादा मैं दोनों ही विधानसभा क्षेत्र में खुद घूम कर आया हूँ। चंपई सोरेन के साथ स्थिति अच्छी है क्योंकि वहाँ बीजेपी के वोट बैंक अच्छे हैं। तो वहाँ चंपई सोरेन के लिए जीत की संभावना जो है वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन जामताड़ा से जहाँ खड़ी है सीता सोरेन, हम्म, लोकसभा चुनाव में वो उम्मीदवार थी, और उनका जो पारंपरिक सीट रहा है जामा, वहां से हटाकर उन्हें एक अनरिजर्व सीट जामताड़ा से उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। तो वहां सीता सोरेन के लिए बहुत संभावनाएं मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं ये स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि वहां जो अब जो वोट का बैंक वोट बैंक भी तैयार हुआ है, वो इरफान अंसारी के फेवर में जा रहा है, जो राज्य में मंत्री भी है। हम्म। आखिरी में जब बिल्कुल आखिरी में अंतिम सवाल के साथ हम खत्म करते हैं, जो इस चुनावों के बाद जो गठबंधन की स्थितियां हैं या राज्य के जो नया सरकार बनेगी उसकी स्थितियों में गठबंधन का हेर फेर हो सकता है कि पार्टियां इधर से उधर शिफ्ट होती हुई दिख रही हैं क्या, या जैसी स्थिति गठबंधनों की रही है वही रहेगी? देखिए, अभी तक के हम अपने मीडिया साथियों के बीच में जब ये बैठ करके चर्चा करते हैं, और झारखंड की राजनीति में या मीडिया समूह में इस बात की बड़ी पुरजोर चर्चा भी है कि इस बार त्रिशंकु विधानसभा बनती नजर आ रही है। ये अलग बात है कि ओपिनियन पोल में कुछ अलग आंकड़े दिखाए गए थे, लेकिन हम जो यहाँ लोकली बैठ करके देख रहे हैं, त्रिशंकु विधानसभा की परिस्थितियां बनती नजर आ रही है। और कुछ लोगों ने इस बात की चर्चा भी शुरू कर दी है कि अगर परिस्थितियां दोनों के लिए अनुकूल नहीं रही, यानी एनडी गठबंधन के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए, दोनों के लिए अगर अनुकूल नहीं रही, यानी बहुमत के आंकड़े नहीं रहे, तो हो सकता है कि इंडिया और एनडीए इन दोनों का ही गठबंधन हो जाए, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच में ही गठबंधन करके एक सॉल्यूशन निकाल लिया जाए कि सरकार बना लेते हैं। तो इसकी इसकी चर्चा भी यहाँ बड़ी पुरजोर तरीके से शुरू हो गई है। शुक्रिया सर, आपने अपना बहुत कीमती समय हमारे साथ व्यतीत किया इसके लिए, और जो आपने सूचनाएं दी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि सुरेंद्र जी ने विस्तार से बिंदुवार बताया किन क्या क्या फैक्टर इस चुनाव में है, और क्योंकि जो चुनाव परिणाम है आखिरकार क्या निकलते हैं, किसके पक्ष में जाते हैं, ये तो जनता अपने मतदान के द्वारा बताएगी ही, और उसका परिणाम 23 तारीख को हमारे सामने आएगा और उसका विश्लेषण न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेकर आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।